गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। हिंदी व्याकरण का पहला पाठ हम पढ़ चुके हैं, भाषा और व्याकरण। उसके बाद ये दूसरा पाठ है हमारा, कौन सा? वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला में हम देखते हैं सबसे पहले वर्णों के बारे में कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं वर्ण मौखिक भाषा की मूल ध्वनि को व्यक्त करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या फिर वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुख से निकली हुई आवाज़ जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। और वर्णों को जब हम लिख देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। अक्षर जैसे अ, उ, ए, ग, छ, ये सारे क्या हैं? हमारे अक्षर हैं। अब जानते हैं हम वर्णमाला के बारे में। ये तो वर्ण था, अभी देखते हैं हम वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को या फिर वर्गों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की जो संख्या है, जो कुल वर्ण है वो कितने हैं? 52, मतलब 52, जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। अब हमने लिपि तो पढ़ा था ना कि लिपि किसे कहते हैं। पहले पाठ में हमने पढ़ा था लिपि किसे कहते हैं, कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि थी। तो हिंदी की लिपि कौन सी थी? देवनागरी। तो हमारे जो ये 52 वर्ण हैं इन्हें हम कौन सी लिपि में लिखेंगे? देवनागरी लिपि में। वर्णमाला में वर्ण है हमारे अ, ई, उ, ये इस तरह से हैं। कितनी संख्या है इनकी? 11। इधर अ, अंग और अहा, इनकी संख्या कितनी है? 2। और क से लेके ह तक कितनी संख्या है? 33 है। उसके बाद ये ड और ढ कितने हो गए? 2। और छ, त्र, ज्ञ और श कितने हो जाते हैं? 4। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है हमारी? 52 हो जाती है। आगे देखते हैं वर्णों के भेद में। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्गों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला है स्वर और दूसरा क्या है हमारा? व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहेंगे। और इसी के विपरीत व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है यहाँ पर देखते हैं हम। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ कितनी हो जाती है हमारी? 11। और यहाँ व्यंजन में हमारे ये आगे हम देखते हैं अंग और अह, ये दोनों हम देखते हैं। तो इन्हें हम स्वरों में जोड़ते नहीं हैं, स्वरों में नहीं जोड़ा जाता इनको। जैसे हम प्रातः लिखते हैं, चंदन लिखेंगे तो ऊपर जो अंक की बिंदी आती है, जैसे संस्कार लिखा हुआ है, तो ये किस में आते हैं? ये स्वरों में नहीं जोड़े जाते हैं। आगे देखते हैं हम स्वरों के भेद। स्वरों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं स्वरों के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। संस्कृत में 3 भेद हो जाते हैं। एक स्वर होता है प्लुत स्वर, जैसे हम बोलते हैं ना ओम, ओम की जो ध्वनि होती है इसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। यहाँ देखते हैं हम ह्रस्व स्वर। इन स्वरों का उच्चारण कम समय, इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। इनकी संख्या होती है 4, जैसे अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है क्योंकि ये दीर्घ हैं, बड़े हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। तो दोनों को जब जोड़ा तो बड़ा आ बन गया, ये बड़ा हो गया। छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ। ऐसे ही हम आगे इनको देखते हुए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है दीर्घ स्वरों की संख्या। और प्लुत स्वर जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ओम हमारा क्या है? प्लुत स्वर है। आगे देखते हैं हम विसर्ग। विसर्ग बता के रखा है। विसर्ग का उच्चारण हा ध्वनि के समान होता है। जैसे हम बोलते हैं अतः, प्रातः, स्वतः, इस तरह से ये हमारा क्या है? ह की तरह विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। स्वरों के मात्रा चिन्ह, स्वरों की मात्रा चिन्ह निश्चित होती है। आगे देखते हैं हम स्वरों की मात्राएं किस प्रकार से लगाई जाती हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं स्वरों की मात्रा किस तरह से है। जैसे छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बड़े आ की मात्रा, जैसे हमने का में बड़े आ की मात्रा लगाई तो इस प्रकार से हमें दिखाई दिया। छोटी ई की मात्रा लगती है तो इस तरह से दिखाई देता है। बड़ी की मात्रा ये है, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, ये सारी मात्राओं के बारे में आपको जानकारी होगी।
मात्राएं हम बचपन से ही पढ़ते हुए आते हैं। और एक यहाँ ये वाले जो शब्द दे के रखे हैं, कॉलेज, डॉक्टर, ये हमारी आगत ध्वनि होती है, इसे हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन हमने आज पढ़ा है स्वरों के बारे में। स्वरों में भी कौन कौन से स्वर? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, और कौन सा था एक? प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से? हमारे ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर कौन से हो जाते हैं? बाकी बचे हुए 7 होती है दीर्घ स्वरों की संख्या, और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। कुल मिलाकर हमारे स्वर कितने होते हैं? 11। तो आज हमने पढ़ा है स्वरों के बारे में। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। धन्यवाद स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में वर्ण और वर्णमाला, जिसमें हम पढ़ चुके हैं स्वरों के बारे में और वर्ण और वर्णमाला के बारे में। अब हम जानते हैं व्यंजन के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था, स्वरों के उच्चारण में स्वरों को बोलने के लिए किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन को हम नहीं बोल पाते हैं। इनके उच्चारण में मुंह की हवा, कंठ, जीभ, दांत, होठ आदि रुकावट के साथ बाहर आती है हवा। व्यंजनों के भेद कितने होते हैं? व्यंजनों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं व्यंजनों के? 3 भेद देखते हैं आगे। सबसे पहले हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन सबसे पहले तो देखते हैं हम 25 होते हैं, और क से लेके माँ तक होते हैं। जैसे हम का, खा, गा, घा पढ़ते हैं ना, ऐसे ही जब माँ आ जाता है तो क से और माँ तक के जो वर्ण होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनके उच्चारण करते समय जीभ मुख से विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती हुई आती है। इनकी संख्या है 25। जैसे इनको हम वर्गों में बांटते हैं। व्यंजनों के वर्ग होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग में च, छ, ज, ज, ण। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो क से लेके और माँ तक हमारे क्या होते हैं? ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का सा लगता है, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन सी? य, र, ल और व। ये कौन से हमारे अंतस्थ व्यंजन है? हमारे 4 य, र, ल, व। आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनके उच्चारण में वायु रगड़ खाने से एक प्रकार की ऊष्मा मतलब गर्मी पैदा होती है, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? श, श, स और ह। जब किसी व्यंजन में आ की ध्वनि नहीं मिली होती तो उसके नीचे एक तिरछी लाइन खींच दी जाती है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ का, तो इसके नीचे एक लाइन मैंने खींच दी है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस वाली लाइन को हलंत। और ऐसे वाला जो हमने जो 2 बिंदियाँ पढ़ी थी वो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे तो हमने हलंत कह दिया, इसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और एक ही बिंदी जब वर्ण के ऊपर लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। आगे देखते हैं हम संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त, जब किसी शब्द के 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ध्वनि ना हो तो आपस में जुड़कर ये उच्चारित होते हैं, और लिखते समय इन्हें मिलाकर लिख दिया जाता है। जैसे र, और इसमें हमारा आधा का है, ये वाला का, और त है, ये इस तरह से है। र में भी आ है, लेकिन का के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें आ नहीं है, ये आधा वर्ण है। जिसके नीचे हलंत लगा होता है वो आधा ही वर्ण होता है हमारा। तो इसमें आ है, तो इसको हम जब लिखेंगे तो ये किस तरह से लिखा जाएगा? इस तरह से, आधा वर्ण। ऐसे ही सत्य। इस प्रकार जो स्वर के रहित जो व्यंजन होते हैं ना, उनका मेल संयुक्त व्यंजन होता है। इनके मेल से बने, इसमें एक में स्वर और एक में स्वर नहीं होता, तो उनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कुछ ऐसे भी व्यंजन हैं जो लिखाई में नया रूप धारण कर लेते हैं। जैसे का और शा बन के क्या बन जाता है? कक्ष बन जाता है। नेत्र, रा और त्रा। त्रा किससे बनता है? र प्लस ता से क्या बन जाता है? ये नेत्र बन जाता है।
जा और ज्ञा से क्या बनता है? यज्ञ बनता है। और श और रा से श्र बनता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। अब वर्णों के उच्चारण स्थान देख लेते हैं हम। वर्णों के उच्चारण स्थान वाक्यांत की सहायता से होता है। मुख्य जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वही भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। ध्वनियाँ वर्ण में उच्चारण निम्नलिखित अंग काम में आते हैं, जैसे स्वरतंत्रियाँ, मुख विवर, नासिका, जीवा, तालु, मूर्धन्य, ये सारे हमारे प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखते हैं कौन सा वर्ण कहाँ किस जगह के उच्चारण से बोला जाता है। कंठ के उच्चारण से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? हम बोलकर देखेंगे, हमें खुद ही पता चल जाएगा। आ का ख ग घ ड़ और ह, ये क्या कहलाते हैं? कंठ्य कहलाते हैं। कंठ से बोले जाने वाले। तालु से बोले जाने वाले ई च छ ज झ ण और य और श कौन से कौन से वर्ण कहलाते हैं? हमारे तालव्य वर्ण कहलाते हैं। आप खुद उच्चारण करके देखोगे, आपको पता चलेगा कि हमारी जीवा तालु के पास तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, या फिर हमारा जो हम बोल रहे हैं तो हमारी ध्वनि कहाँ से आ रही है। मूर्धन में देखते हैं हम लोग री, ट ठ ड ढ ण र और श, ये क्या है? हमारे मूर्धन्य हैं। दंत में त थ द ध न ल और स, ये क्या है? दंत्य है। हमारी जो जीवा है वो कहाँ पर रुक रही है? दांत के पास जाकर दांत को स्पर्श कर रही है। ओष्ठ में देखते हैं हम लोग पा फा, सबसे पहले देखेंगे ऊ पा फा बा भा और मा, ये क्या है? हमारे ओष्ठ हैं। नासिका मतलब नाक से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से, व्यंजन कौन से हैं? ई है, णा है, न ण मा, ये क्या है? हमारे अनुस्वार होते हैं। और जो अनुस्वार होता है वो भी इसी में आता है। ये कौन से वर्ण होते हैं? नासिक के। अब कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों के मेल से बने होते हैं, जैसे कंठ और तालु, दोनों से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं। कंठ और तालु कौन से होते हैं? ए और ऐ। ये कंठ और तालु दोनों के मेल से बोले जाते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? कंठ तालव्य। और कंठ और ओठ से बोले जाने वाले ओ, ये कौन से हमारे? कंठोष्ठ कहलाते हैं। और दंत और ओष्ठ से बोले जाने वाला एक वर्ण है हमारा द, इसे हम क्या कहेंगे? दंतोष्ठ वर्ण कहेंगे। अब देखते हैं ड़ा और डा का प्रयोग। ये इस तरह से किया जाता है। डा और डा वर्ण शब्द किसमें ये नहीं आते हैं? ये हमारी वर्णमाला में नहीं आते हैं और अंत में इनका प्रयोग होता है, जैसे पढ़ना, पीढ़ा, बड़ा। कभी भी शुरुआत में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। शुरू में कभी भी, जैसे किसी वर्ण की शुरुआत होगी, किसी शब्द की हम शुरू करते हैं किसी शब्द को, तो ये शब्द बीच में आते हैं या बाद में आते हैं, शुरू में नहीं आते हैं। तो इस तरह से हमारी आज हो जाता है ये वर्णमाला जो पाठ है वो पूरा होता है, वर्ण और वर्णमाला। धन्यवाद स्टूडेंट।